हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। श्रव्य का मतलब होता है वे ध्वनियाँ जिनको हम सुन सकते हैं। अश्रव्य का मतलब होता है वो ध्वनियाँ जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, अपने कानों से नहीं सुन सकते, उनको अश्रव्य ध्वनियाँ बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लिए हैं, आपको नोट्स बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीवियस वीडियोज़ को जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो श्रव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा। 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव सुन नहीं सकता है। ठीक है, हर्ट्ज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। 20 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 20 कंपन। ठीक है, तो 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता है। मानव कान नहीं सुन सकता है, या कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। ऐसी ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम हो गया उसको अवश्रव्य कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं, क्योंकि उसको हम सुन नहीं सकते हैं। और लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को मानव के कान संसूचित नहीं कर सकता, यानी कि सुन नहीं सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सब ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रव्य कहते हैं। देखो, कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता होते हैं। ठीक है, कुत्ता में जो कुत्ता होता है ना, उसमें क्षमता होती है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, कुत्ता क्या सुन सकता है। कुत्ता 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ को सुन सकता है। कई बार ये एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, तो याद रखना 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ को कुत्ता सुन सकता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिससे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं? ठीक है, अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनियाँ। देखिए, पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में, आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा, कराते हैं हम लोग, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड वाले उपकरण होते हैं, जो वो किस पे कार्य करते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियों पर कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मैंने आपको बताया ना कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं। तो जो हमारा सुनने का रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को ही मानव सुन सकता है। शोर और संगीत क्या होते हैं? देखो, जो ध्वनियाँ अप्रिय होती हैं सुनने में उनको हम शोर कहते हैं, और जो ध्वनियाँ सुनने में अच्छी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? शोर और संगीत बोलते हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हुए सुस्वर ध्वनि वह है जो कि कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। कणों की उपस्थिति। देखो, वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति के कारण वायु प्रदूषण कहलाती है। इस प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि की जो आवाज़ होते हैं, ये भी, टेलीविज़न, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रसोई घर के उपकरण, इन सब से भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अप्लायंसेस जैसे कूलर्स हुए, एसीज हुई, इन सब से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं? ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, अति तनाव, ठीक है, हाइपर टेंशन हो जाता है, चिंता, तमाम तरीके की बीपी, इस तरह की समस्याएं बढ़ती हैं। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय क्या हैं? ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं श्रवण क्षति क्या होती है? डिसेबिलिटी। ठीक है, देखो, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होते हैं, प्राय जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित
भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से अपना संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणामस्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिक युक्तियों के श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन वातावरण में सुधार के लिए समाज में बहुत कुछ कर सकता है। देखो यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये समझ आई कि जैसे कोई व्यक्ति है जो जन्म से ही नहीं सुन सकता, जो जन्म से नहीं सुनता है, वो उसके बहुत चांसेस है कि वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि पहले श्रवण शक्ति आती है, फिर वाक शक्ति आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? केवल वायु या गैस में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोस, द्रव और गैसों में। तो इसका ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है कि जो वायु होती है वो तीनों में ट्रेवल हो सकती है, ठोस, द्रव और गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आवृत्ति किसकी न्यूनतम होगी? सबसे आवृत्ति छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो आवृत्ति जो होती है आवृत्ति का संबंध किससे होता है? तारत्व से। तो इसमें सबसे कम जो होगी वो छोटी लड़की होगी, क्योंकि वैसे भी महिलाओं की आवृत्ति कम होती है, क्योंकि वो महिलाओं में भी वो लड़की है, तो छोटी लड़की की सबसे आवृत्ति सबसे कम हो सकती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स देखते हैं। अब पूछ ये रहा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। पूछ रहा है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, ये क्या है आपका? ट्रू है, ट्रू है, सत्य है, क्योंकि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसका आवर्तकाल कहते हैं। किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को उसका आवर्तकाल कहते हैं। क्या ये सही है? तो किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। अगर कंपन का आयाम अधिक होता है तो प्रबलता अधिक होती है। ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। जो आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल आपका क्या होता है? आवर्तकाल आपका होता है आवृत्ति का उल्टा होता है। ठीक है, आवृत्ति का, यानी कि अगर मान लो आपका, एक मिनट में आपको बता दूँ, अगर मान लो आपका आवर्तकाल t है तो ये बराबर होता है 1/n। n क्या है आपका? आवृत्ति है। ठीक है, तो आवर्तकाल और आवृत्ति में उल्टा संबंध होता है, याद रखना। कह रहा है मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। ये आपका ट्रू है, सत्य है। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होता है। देखो, आवृत्ति और तारत्व में कैसा संबंध होता है? आवृत्ति अधिक होती है तो तारत्व भी अधिक होता है। कह रहा है आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना अधिक होगा। क्या ये सही है? गलत है, गलत है ना, फॉल्स है। आवृत्ति अगर कम है तो तारत्व भी कम होगा। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये गलत है, इसको शोर कहते हैं। ठीक है, नॉइज़ कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है, ये बिल्कुल सही है कि अगर ध्वनि प्रदूषण अधिक है तो आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पर रहते हैं उनमें कम सुनने की समस्या हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। इसको ध्यान रखना। अगर चैप्टर मैंने कवर करा दिया था कि किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया जो समय होता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, या टी बोलते हैं, टाइम पीरियड, टी से। ठीक है, और 1 सेकंड में दोलन की जो संख्या होती है उसको हम आवृत्ति बोलते हैं। देखो दोनों समझ में आ जाएगा। एक दोलन को पूरा करने का समय आवर्तकाल है, और 1 सेकंड में कितने दोलन होते हैं उसको हम आवृत्ति बोलते हैं, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है। प्रबलता कंपन की प्रबलता किससे डिसाइड होती है? प्रबलता को हम डिसाइड करते हैं आयाम से। किससे? आयाम से। तो प्रबलता कंपन की आयाम के लिए मैं ए लिख देता हूँ, आयाम से निर्धारित होती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की जो तीक्ष्णता होती है, तारत्व होता है, वो कंपनों की किससे? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से डिसाइड होता है। किससे? आवृत्ति से। देखो मैं 1-2 चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे लास्ट में इंपॉर्टेंट। आयाम का जो मात्रक होता है ना, आयाम एक प्रकार की दूरी है, तो इसका मात्रक आप मीटर ले सकते हो। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बात करें अगर आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज यानी कि प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो गया, हर्ट्ज हो गया। और एक और आता है आवर्तकाल का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड। तीनों को नोट कर लेना। आयाम का मात्रक मीटर, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।